स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सदा के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने किया कुछ ऐसा कि अब खतरे में आ गई है मुख्यमंत्री की कुर्सी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस से भिड़ गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बताएं कौन से मामले को लेकर जोरदार विरोध हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में केजरीवाल ने पूर्वांचल का कार्ड खेला है। जेपी नड्डा पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के नेता पर फेंकी गई काली स्याही के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है दोस्तों। इसी के साथ में जामा मस्जिद में घुसना चाहता था भगवा पहनकर एक व्यक्ति, लेकिन ऐसी हरकत करने से पहले ही दबोच लिया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपराध करने वाले के साथ साथ अपराध में शामिल व्यक्ति के खिलाफ भी जोरदार कार्रवाई की जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है दोस्तों। याचिका के अंदर PUCL ने यूपी की शाखा की ओर से दाखिल की गई याचिका में योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के द्वारा की गई विवादित टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया था। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस यादव की टिप्पणी संविधान विरोधी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन करते हुए संविधान का उल्लंघन कर चुके हैं। जिस संविधान को बचाने की उन्होंने शपथ ली थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जज और जज को समर्थन करने वाले दोनों व्यक्तियों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाना चाहिए तो अपनी राय जो लेकर सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता पहुंच गए असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर की गई बर्बरता, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। पूरे मामले पर मोर्चा खोला गया है दोस्तों। आपको बता दें कि 15 से 16 घंटे तक असम की भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया था। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर असम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन भर डटे रहे दोस्तों। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शहीद कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा, हमको दबाया नहीं जा सकता। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर 35% से ज्यादा पूर्वांचल आबादी है दोस्तों, और नड्डा ने काफी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है दोस्तों। नड्डा ने रोहिंग्या बताते हुए पूर्वांचलियों को लेकर भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा के बयान को कैच कर लिया है दोस्तों, और भाजपाइयों को एक के बाद एक बोल्ड करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी का एक भी नेता पूर्वांचलियों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर कोई बचाव नहीं कर पा रहा है दोस्तों। केजरीवाल ने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि क्योंकि पूर्वांचली लोग जमकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भाजपाइयों के दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पूर्वांचली इस बार दिल्ली के नतीजे डिसाइड करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा ने चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया है और ये बीजेपी को सबसे तगड़ा झटके के तौर पर होगा, तो अपनी राय जोड़ लेकर ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने पूर्वांचल भाइयों के पास वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचते रहे। इसी के साथ में इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता पर काली स्याही फेंके जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया कि हम लोग न्याय दिलवा कर रहेंगे और भाजपाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता गिरीश जोशी और उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पहुंच गए थाने और बीएनएस की धारा के तहत 133 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। भाजपाई नेता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के चंगुल में आएगा भाजपा का नेता। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। के साथ में उत्तर प्रदेश के संबल में जानबूझकर नए नए विवादों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को जामा मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास किया गया दोस्तों। जामा मस्जिद के बाहर भगवा पटका पहने माथे पर तिलक लगाए एक युवक के पहुंचने से तनावपूर्ण स्थिति हो गई। युवक को देखकर मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे लोग आक्रोशित हो गए और उसे घेरकर पीटने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने युवक को तुरंत पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है दोस्तों। जामा मस्जिद में अच्छी खासी पुलिस की तादाद देखने को मिली है दोस्तों। जोरदार तरीके का हंगामा भी देखने को मिला है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंदर अटरिया के अंदर गढ़ी रवा निवासी फतेहुद्दीन हिंदू धर्म अपनाने को लेकर 4 दिन पहले चर्चा में आए थे। दावा किया गया था कि उन्होंने अपने आप यानी स्वतः इस बात को स्वीकार किया है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चल रहा है और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। लेकिन अब 4 दिनों के बाद मामला कुछ और निकला है दोस्तों। बताया जा रहा है कि जबरन हिंदू बनाया गया। एसपी और हिंदू नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं, यानी प्रशासन के लोगों पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि वो धर्म परिवर्तन जैसे संगीन मामलों में इन्वॉल्व है दोस्तों। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके की पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहे। साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार आरोप लगाते हुए पूर्वांचली वोटों को काटने का आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचली समाज के लोगों से बीजेपी के लोग डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बचे हुए वोटर लिस्ट के नाम भी उड़ाने की कोशिश की जा रही है और पूर्वांचली लोगों से अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोई भी डिटेल भारतीय जनता पार्टी को ना दे। इसी के साथ में दोस्तों क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हो गए हैं? आपको बता दें कि मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया, इससे समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद देश में इन मुद्दों पर फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर नए विवाद सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान देते हुए पुणे के अंदर हिंदू सेवा महोत्सव के दौरान कहा कि हर दिन नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। मोहन भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग नई जगह पर इस तरीके के विवाद को उठाकर हिंदू समुदाय के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के विवादों को रोकने की आवश्यकता जताई है दोस्तों। कुल मिलाकर उनके द्वारा दिए गए बयान से लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से खुश नहीं है। हालांकि मोहन भागवत
अरशद पहले भी कह चुके हैं कि हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बयान के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि मोहन भागवत को केवल बैलेंस करने के लिए रखा गया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस का काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना और इस तरीके के बयान देते रहना जिससे पार्टी के उन नेताओं को भी संतुष्ट किया जा सके जो हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर थोड़ा विरोध करते हैं, कुछ एक बीजेपी के नेता हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसी एजेंडे पर आगे बढ़ने जिसका आरएसएस विरोध कर रही है? क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर कोई खतरनाक अपराधी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को यति नरसिंह आनंद के एक पुराने वीडियो को पोस्ट करने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 6 जनवरी तक जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि जुबैर कोई खतरनाक आदमी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले यति नरसिंह आनंद के समर्थक और कुछ यूट्यूबर मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, जुबैर को जेल में भेजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने ये जो आदेश जारी कर दिया इससे लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को और मजबूत किया गया है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो लिखा था। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी का एक सोचा समझा मॉडल है, वो पहले असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं, वही अगर आप इसका विरोध करें तो प्रशासन से आपके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। सदन में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। अम्बेडकर पूजनीय है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। अमित शाह अपने शब्दों को वापस ले और देश से माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में राहुल गांधी का समर्थन भी किया है दोस्तों, और भाजपाइयों के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया है। इसी के साथ में कर्नाटका के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धरमैया ने कहा कि अगर अम्बेडकर का संविधान ना होता तो अमित शाह कचरा बीनने वाले होते। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के द्वारा दिए गए इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या एकदम सही बात इन्होंने कही है। इसी के साथ में अम्बेडकर जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विचारधारा एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, अम्बेडकर विरोधी बीजेपी ने एक बार फिर से इसी तरीके की हरकतें की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद है योगेंद्र चंदोलिया, जिन्होंने पैरों तले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखी है। दोस्तों, मीडिया वाले ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अम्बेडकर जी की तस्वीर अपने पैरों के नीचे रखे हुए थे और इसे लेकर अब जब विरोध शुरू हुआ है तो बीजेपी के लोग सफाई देने की जगह भड़क रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछने वाले एंकर ने एकदम सही काम किया है, ऐसे नेता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अपनी राय जोड़ लेकर किसी के साथ में तेजस्वी यादव बोले, कहा अगर संघी भाजपाई हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, उनकी वैचारिक संतानें देश में उथल पुथल मचा देगी। यह एक नए बहुजन उभार का संकेत मात्र है। आज पूर्णिया में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया है कि उन्होंने आगे आने वाले चुनाव के लिए रेडी रहने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में सरदार जगजीत सिंह के आमरण अनशन के 24 दिन बीत जाने के बावजूद एमएसपी पर लीगल गारंटी का वादा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री विनेश फोगाट ने एक बार फिर से सरकार से उनके हेल्थ के बारे में अपडेट देते हुए जल्द से जल्द सरदार जगजीत सिंह की मांग मानने के लिए कहा है। दोस्तों, इस पर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भाजपा ने 10 साल में किसानों को सिर्फ छला है। किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों की जो गारंटी की मांग है वो एकदम जायज है। सरकार और प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। किसानों की मांग मानते हुए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म करवाना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक किसान नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, 24 दिनों से लगातार बिना खाए हुए अनशन कर रहे हैं। इसके बावजूद एमएसपी पर लीगल गारंटी का वादा जो भाजपाइयों ने ही किया था उस पर एक बार बीजेपी के लोग चूत तक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। इसके बाद एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि ये लोग तब तक आईसीयू में भर्ती रहेंगे जब तक बीजेपी के सीनियर नेता की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इस पर सुप्रिया सिनेट ने कहा कि यह वाला मार्केट में नया आया है। अब अस्पताल में मरीज के साथ आगे क्या होगा इसका फैसला सीनियर डॉक्टर नहीं बल्कि पार्टी के सीनियर लीडर करेंगे। वैसी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी भाजपा के नेता जो राहुल गांधी पर धक्का मारकर चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इसके बावजूद राहुल गांधी को लेकर गलत धारणाएं पैदा करने की कोशिश की गई। दोस्तों, राहुल गांधी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि सबको पता है कि भाजपा के नेता केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए तो अपनी राय जो लेकर साथ साथ दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के 3 सांसद और 8 विधायक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जगजीत सिंह के साथ मुलाकात में कई मामलों को लेकर चर्चा की गई है। दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जारी है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स करने तक को तैयार नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ में अमित शाह जी का बयान सही नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये बयान कमल गौतम नाम के आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता ने दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवक्ता की पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री है, यानी आरएलडी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके का रवैया अपना रही है। दोस्तों, जयंत चौधरी एक और इस पूरे मामले पर विपक्ष के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, तो उनके अपने ही प्रवक्ता अपनी पार्टी को एक्सपोज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से माफी की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जयंत चौधरी के अगर प्रवक्ता जयंत चौधरी की लाइन से इतर कोई बयान दे रहे तो इसका मतलब उनकी पार्टी में आपसी फूट है, या फिर उनकी पार्टी के लोग जानते हैं कि कहां पर न्याय है और कहां पर केवल सत्ता भोगने के लिए एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। यानी एक
तरीके से आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को भी उनकी पार्टी के नेता ने आईना दिखाया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कई भाजपा सहयोगी अपनी पुरानी विचारधारा को भूलकर भाजपाइयों की विचारधारा अपना लेते हैं, दोस्तों जयंत चौधरी के साथ भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। वहीं पर राहुल गांधी के जूते को लेकर भी भाजपाइयों को अब दिक्कतें होने लगी है। दोस्तों राहुल गांधी के जूते को 3 लाख रुपए का जूता बताकर भाजपाई लोग कई सारे आरोप लगा रहे थे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि अपने आप को पत्रकार बताने वाले हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम के भी एक पत्रकार की ओर से राहुल गांधी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता, उन पर गलत आरोप लगाए जाते। इस पर पप्पू यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा कि क्या होता है जब कोई बुद्धि भ्रष्ट पत्रकार आईटी सेल का एजेंट बनकर पत्रकार हो जाता है, वह सावधान प्रस्तुत है। यह जूता 25,000 रुपए में है, धड़ल्ले से बिकता है। अब बीजेपी आईटी सेल से एडिट कर 3 लाख रुपए का बनाकर इस महाशय की बुद्धि पर जूता मार दिया गया है। यह भी उसे गले की हार समझकर पहन लिए है। यानी तथाकथित पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के द्वारा जो पोस्ट किया जा रहा है उसी के इर्द गिर्द अपनी बातें रखते हुए राहुल गांधी को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों राहुल गांधी पर आईटी सेल वाली भाषा बोल रहा है। कई सारे पत्रकार है जो खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन वो आईटी सेल का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कुछ आईटी सेल के पत्रकारों के नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, सभी लोगों तक डिटेल पहुंचे कि कौन कौन गोदी पत्रकार है, कौन कौन आईटी सेल का मेंबर है और बताते अपने आप को पत्रकार है। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने विधायक नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को बनाया है मेहरौली से दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले नरेश यादव ने अपना टिकट वापस कर दिया था, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इनको मैदान में उतारा था। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत एक बार फिर से खराब हो गई है दोस्तों, उनके सभी कार्यक्रम तक रद्द करने पड़े हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की उम्र बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कई बार उनके सेहत को लेकर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। कई बार वो चीजें भूल भी जाते हैं और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का पैर भी कई बार छूने लगते हैं, तो लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता होने लगती है। उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से सही हो जाएंगे और वापस से सारे बड़े कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चुनाव से पहले जरूर सवाल खड़े होंगे। वहीं पर एक देश एक चुनाव का बिल जेपीसी में भेज दिया गया है। जेपीसी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर अब जोरदार बहस कमेटी के अंदर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। साथ साथ तेजस्वी यादव बोले, कहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी जी पर किया गया एफआईआर बेकार की बात है। अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उनको अपमानित किया है, बीजेपी उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता इस झांसे में नहीं आएगी, वो सच्चाई जानती है। तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है दोस्तों। वहीं पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सीटी रवि को जमानत दे दी है। सीटी रवि ने विधान परिषद के अंदर कांग्रेस पार्टी की महिला मंत्री लक्ष्मी हेबलकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भाजपा के नेता को हिरासत में लिया गया था दोस्तों। अब वो कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने राहत दे दी है। कुल मिलाकर एक महिला विरोधी टिप्पणी करने पर इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत सिंह को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए भर्ती करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि किसान नेता लखविंदर ओलख ने कहा है कि जगजीत को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट नहीं करने देंगे, अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सरकारी डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है वो पूरी तरीके से गलत है, ये दावा किया गया है मोर्चे पर बैठे किसानों के द्वारा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत सिंह को खनौरी बॉर्डर के पास के अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। बता दें कि लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं किसान नेता जगजीत सिंह, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में संसद के अंदर धक्का मुक्की कांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक संसद परिसर में हुए इस कांड में घायल सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज इकट्ठा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा के स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। पुलिस सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलाने के बाद घटना स्थल पर सीन क्रिएट कर सकती है और राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। दोस्तों सांसदों को बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। राहुल गांधी से ही पूछताछ की जाएगी। बीजेपी के सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई इस शिकायत की जांच भी कर रही है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है जहां कथित घटना हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर विचार कर रही है। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं पर पूर्वांचलियों के वोट काटे जाने के मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने पॉपुलर शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नए नए नेता बने अवध ओझा को आगे किया है, जिन्होंने जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेपी नड्डा पूर्वांचल के लोगों को हम लोगों को रोहिंग्या बता रहे हैं और इससे इनकी मंशा जाहिर होती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों का विकास हो और पूर्वांचल के लोग दिल्ली में प्रगति कर सके, इसीलिए उन्हें घुसपैठिया बताकर उनके वोट काटने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भोपाल के एक जंगल में लावारिस खड़ी इनोवा कार से 52 किलो सोना मिला है। 10 करोड़ कैश भी मिला है। कार पर RTO लिखा है और चेतन के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों इतना सारा सोना मिलना, 52 किलो सोना मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 22-23 साल से भाजपा की सरकार है तो ये बड़ा कांड अगर कोई हो भी जाए तो भी कोई बड़ी बात बीजेपी राज्य के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रवीश कुमार ने इस पर कहा कि इतना सोना काला धन खत्म नहीं हो गया था क्या, लेकिन ये तो पीला धन है, यानी भाजपाइयों के
के जो कुतर्क होते हैं दोस्तों उसके हिसाब से ये भी जस्टिफाइड होगा, क्योंकि 52 किलो सोना जरूर मिला है, लेकिन ये पीले कलर का होता है ना, गोल्डन कलर का, तो शायद इसे काला धन बीजेपी के लोग ना मानते हो। लेकिन देश के अंदर आज काले धन की भयावह स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों कि कौन ये धन कुबेर है जो 52 किलो सोना लेकर जा रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की जगह बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है दोस्तों, करोड़ों रुपए का पूरा मामला है। साथ साथ संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। हंगामे के बीच दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को दोनों सदनों को शुरू होने के बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सांसदों के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद और हंगामे के कारण हुआ है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है दोस्तों। इससे पहले संसद ने गुरुवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने संसद के गेट पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। स्पीकर के मुताबिक यह निर्णय संसद की गरिमा बनाए रखने और इसकी कार्रवाई में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक स्पीकर के कार्यालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल, सांसदों और संसद के समूहों को संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का यति नरसिंहानंद के द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया गया है दोस्तों। पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, जिससे जिलाधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को गाजियाबाद के अंदर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद के द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व नौकरशाह सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है दोस्तों, जिससे सभी सक्षम अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों पर क्यों प्रशासन के लोग मजबूती से कार्रवाई नहीं करते और जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, जो आए दिन कोई ना कोई ट्रबल करने की कोशिश करते हैं, राज्य में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ कर्नाटक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से कथित यौन शोषण के मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गवाहों के बयान पर आधारित केस की कार्रवाई को रद्द करने से इंकार कर दिया दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों के यौन अपराधों से बचाने और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये केवल उन गवाहों के बयान के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता जो कथित घटना में पीड़ित के बयान से असहमत है। मालूम हो कि जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो के मामले दर्ज कर एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जज का ये फैसला एकदम सराहनीय है, तो अपनी राय जो लेकर साथ साथ मैंने जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति का विरोध किया था, यानी दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जिन्होंने विवादित बयान दिया था, मुस्लिमों को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैंने पहले ही शेखर यादव की नियुक्ति का विरोध किया था। दोस्तों सवाल यह है कि जज जब देश के अंदर बनाए जाते हैं तो क्या उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता कि उनकी क्या विचारधारा है और देश के अंदर क्या वो तोड़ने का काम करेंगे या जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे में जब सबको पता चल चुका है कि शेखर यादव की क्या विचारधारा है, जो भारत के लॉ और कानून से ऊपर मेजोरिटी रूल की बात करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों हिचकिचा रहा है भारत का कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई भी की जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को सस्पेंड किया जाना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ टीपू सुल्तान की जयंती पर पुणे में निकलेगा जुलूस, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। टीपू सुल्तान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, इसमें कोई दोराई नहीं है दोस्तों। भारत के इतिहास के पन्ने में दूर दूर तक हर जगह टीपू सुल्तान की तारीफ की गई है। उनके द्वारा जिस तरीके से भारत को आजाद रखने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, हर जगह तारीफ मिलती है दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान को लेकर कि वो हिंदू विरोधी थे और इसके बाद कई और तरीके के गलत तथ्यों का भी दावा किया जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान काफी ज्यादा पॉपुलर किंग थे भारत के साउथ एरिया में, खासकर कर्नाटक क्षेत्र के अंदर, मैसूर क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने एक के बाद एक कई सारी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी है और जो भी अंग्रेजों से लड़ा है वो भारत के हित में ही लड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान गंवाई है वो भारत का स्वतंत्रता सेनानी है। इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि माफी मांगने वालों को मानने वालों को लड़ने वाले ही देशद्रोही लगेंगे और यही इनकी मानसिकता है जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। अगर आप भी टीपू सुल्तान का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर कि टीपू सुल्तान इज द फ्रीडम फाइटर। दोस्तों सासा पल पल की सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको आगे भी बिना किसी रुकावट के खबरें मिलते रहे। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करना मस्ट है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरीके से लगातार बढ़ा रहे और आपको हम इसी
इसी तरीके की सारी निष्पक्ष खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े इन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।